हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे लेंस समीकरण का। जैसे कि आप लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जिस तरह से हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े थे, ठीक उसी तरह से आज इस वीडियो में लेंस सूत्र पढ़ेंगे। तो लेंस सूत्र में भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। यानी कि दोनों लेंस में हम लोग लेंस का सूत्र को स्थापित करेंगे। जिस तरह से हम लोग दर्पण में दर्पण सूत्र को स्थापित किए थे, मीन्स अवतल दर्पण में भी हम लोग सूत्र स्थापित किए थे और उत्तल दर्पण में भी, ठीक उसी तरह से आज इस वीडियो में हम लोग लेंस का समीकरण जानेंगे कि किस तरह से उत्तल लेंस में लेंस का समीकरण निकाल सकते हैं और किस तरह से हम लोग अवतल लेंस में लेंस का समीकरण निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से जरूर देखिए। उसके बाद हम लोग आवर्धन सूत्र की भी बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस का। सबसे फर्स्ट बात करते हैं उत्तल लेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। किस लेंस के नाम से जानते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। इस लेंस में किस तरह से हम लोग समीकरण निकाल सकते हैं, जिसे लेंस का समीकरण कहते हैं, उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि लेंस समीकरण है क्या। जब लेंस में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु के बीच की दूरी के बीच में जब संबंध स्थापित करते हैं, तो उस संबंध को ही हम लेंस का समीकरण कहते हैं। और ये लेंस समीकरण अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस, दोनों के लिए एक ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/v - 1/f = 1/u। तो फिर से एक बार समझ लीजिए लेंस समीकरण है क्या। जब हम किसी लेंस में प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u और फोकस दूरी हम f के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, तो इस संबंध को ही हम लेंस का सूत्र या लेंस का समीकरण कहते हैं। लेंस का समीकरण उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए एक ही होता है। अर्थात कहेंगे कि 1/v - 1/u = 1/f। तो ये लेंस समीकरण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरह से लेंस का समीकरण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर की, और फिगर को ध्यान से समझना होगा। ये एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की ये मुख्य अक्ष है। क्या है? उत्तल लेंस की ये मुख्य अक्ष है और ये है प्रकाशीय केंद्र, ये है फोकस दूरी और ये है 2f। क्या है? 2f। यानी कि ये फोकस दूरी, फोकस केंद्र, और ये 2f का मतलब होता है वक्रता केंद्र। अब मान लेते हैं कि f और 2f के बीच में जब किसी वस्तु को रखते हैं, AB वस्तु को रख दिए, और जब इस वस्तु का प्रकाश जब यहां से अपवर्तित होता है, तो अपवर्तित होने के बाद ये फोकस से होकर के चली जाती है। कहां से होकर के चली जाती है? फोकस से होकर के चली जाती है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है, वो प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है। कहां से होकर के जाती है? दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाती है और जिस बिंदु पे कटती है, उस बिंदु पर हमारा a' b' का प्रतिबिंब बन जाता है। जिस बिंदु पर कटती है, उस बिंदु पर a' b' प्रतिबिंब बन जाता है। आभासी बनता, ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, 2f के पीछे बनता है। ये हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वस्तु को कहां पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां, कैसा और कब बनता है। तो ये हम लोग फोकस और 2f के बीच में वस्तु को रखे हैं, तो इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा 2f के पीछे बन गया। अब हमें करना क्या है? AB के समानांतर क्या करते हैं? इसी पर एक लंब डाल दिए, इसको मान लेते हैं E नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? E नाम दे दिए। और अब हम लोग क्या करते हैं कि ABC
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान से समझिएगा, हम कौन कौन त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज हैं। कैसे जानेंगे कि समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण कोण है, और ये भी, यानी कि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का। और ये आप देखिए कि ये कोण और ये कोण और ये कोण दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे के समूह कोण हैं। क्या है, दोनों एक दूसरे के समूह कोण हैं, और जब समूह कोण होते हैं तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है। और जैसे आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होता है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। तो हम लिखेंगे इसका लंब यानी कि ए बी बाई ए डैश बी डैश, क्या करेंगे, ए डैश बी डैश, और ए सी बाई इज इक्वल टू ए सी बाई क्या करेंगे, ए डैश सी। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया। और हम क्या किए, हम क्या किए हैं, इसी समानांतर खींचे ए बी के, क्या किए, इसी जो है हम ए बी के समानांतर खींचे, अतः हम लिखेंगे क्या, ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा इसी के, ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के। तो हम करेंगे क्या, त्रिभुज ECF, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ECF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ECF और त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये भी जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है, और एंगल A जो है ये भी 90 डिग्री का है, और एंगल F जो है दोनों में समूह कोण है। आप देख सकते हैं आमने सामने का कोण है, तो ये कोण बराबर है। जब किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाता है। और जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपातिक हो जाती हैं। तो इस त्रिभुज की भी हम भुजाएं समानुपातिक लिखेंगे क्या, इसी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाई ए डैश एफ। क्या लिखेंगे, इसी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ बाई ए डैश एफ। और चूंकि आप जानते हैं ए बी जो है वो किसके बराबर है, इसी के, इसलिए हम लिखेंगे इसी बाई ए डैश बी डैश। और सी एफ आप देखिएगा, ये सी एफ, ये क्या है, सी एफ। तो ये सी एफ जो है, हम सी एफ ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये सी एफ। और ए डैश एफ के जगह पर हम लिख सकते हैं ए डैश सी। क्या लिखेंगे, ए डैश सी में से सी एफ को माइनस कर देते हैं, सी एफ को माइनस करते हैं और इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। और फिर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से। ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या किए हैं, इसी के जगह पर हम ए बी रख दिए हैं, तो इसी के जगह पर हम क्या कर देते हैं, ए बी कर देते हैं। ये ए बी बाई ए डैश बी डैश हो गया, सी एफ जो का त्यों कर दिए, ये ए डैश एफ है, ए डैश एफ। तो ए डैश एफ को हम लिखने के लिए हम ए डैश सी में से सी एफ को माइनस कर देते हैं। ए डैश सी में से हम सी एफ को माइनस करते हैं तो हमें ए डैश एफ निकल जाता है। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड जो है इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इक्वल करेंगे इसके बाद। तो आप इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको इक्वल करके और लेंस का समीकरण ज्ञात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से आप समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से आप देखे हैं लेफ्ट हैंड इक्वल है तो हम लिखेंगे ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू लिखेंगे सी एफ बाई ए डैश सी माइनस सी एफ। अब इसको इक्वेशन हम लोग 3 कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल करेंगे। तो ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू सी एफ बाई ए डैश सी माइनस सी एफ कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी ज्ञात करने के लिए आप इसमें से ध्यान से देखिएगा, ये वस्तु की दूरी है। क्या है, वस्तु की दूरी, और ये जो है फोकस की दूरी है। इसको हम फोकस की दूरी ले लेते हैं और यहां से यहां की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी हम लोग कर लेते हैं। तो आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी से हम लोग क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू माइनस यू, सी एफ इज इक्वल टू एफ, और ए डैश सी इज इक्वल टू भी कर लेते हैं। ये माइनस किए हैं, ये प्लस क्यों किए हैं, आपको ध्यान से समझना होगा कि ये राइट हैंड है और राइट हैंड में जो भी दूरियां होती है वो हम धनात्मक ले लेते हैं और बाएं तरफ जो होती है दूरियां ऋणात्मक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस सब का चिन्ह परिपाटी लिख दिए हैं। अब चिन्ह परिपाटी से हम इक्वेशन 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 से AC के जगह पर माइनस यू बाई ए डैश सी के जगह पर भी इज इक्वल टू सी एफ के जगह पर एफ, और बाई ए डैश सी के जगह पर भी माइनस सी एफ के जगह पर एफ रख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस यू भी और माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू हो जाएगा भी एफ। अब लिखते हैं क्या है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो लिखेंगे माइनस यू भी बाई यू भी एफ प्लस यू एफ बाई यू भी एफ इज इक्वल टू भी एफ बाई यू भी एफ। तो ये भी एफ कट जाएगा, ये यू एफ कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, यानी कि माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई भी और इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 बाई यू।
या इसको हम इधर लाते हैं और f को उधर ले जाते हैं, सो हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण को ही हम कौन सा समीकरण कहते हैं? लेंस का समीकरण, लेंस का सूत्र कह देते हैं। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या सेकेंड पॉइंट में हम बताएंगे कि किस तरह से अवतल लेंस में लेंस का सूत्र स्थापित कर देंगे। तो इसी तरह से अवतल लेंस में भी हम लोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस में फिगर चेंज होगा, बाकी जो मेथड है मेथड इसी तरह से होगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अवतल लेंस में लेंस समीकरण पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका लेंस का सूत्र हो गया उत्तल लेंस में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? लेंस का सूत्र अवतल लेंस में पढ़ेंगे। लेंस का सूत्र किस में पढ़ेंगे? अवतल लेंस में। और किसी भी एक में आपको प्रूफ करना होता है, आप कोई भी एक में प्रूफ करिए। कभी कभी आपके जूनियर जो होते हैं, सिस्टर या ब्रदर, वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि किस तरह से करते हैं। तो आप पढ़े रहिएगा, तभी आप उस बच्चों को या छोटे भाई बहन को आप गाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, अवतल लेंस। सेकेंड में क्या करते हैं? अवतल लेंस, जिसको हम लोग कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। क्या? कॉनकेव लेंस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें अवतल लेंस बनाते हैं, जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े हुए थे। इस तरह से अवतल लेंस हम बना दिए, और अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया, ये f हो गया, और ये हमारा 2f हो गया। और f और 2f के बीच में जब वस्तु को रखते हैं और इसका प्रकाश इस तरह से परावर्तित होकर के चला जाता है, ये AB है ना। AB का प्रकाश जो है यहाँ से अपवर्तन होकर के चला जाता है। दूसरा प्रकाश जो है, ये जो प्रकाशी केंद्र से होकर के जाता है, ये जो प्रकाश जाता है ये कहाँ से आते हुए प्रतीत होता है? मालूम चलता है कि ये फोकस से आते हुए प्रतीत होता है। और यहाँ पर जो वस्तु का निर्माण हो रहा है, ये A' और B', ये A' B' ही प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब जो होता है आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है, और जिधर वस्तु होता है उधर ही ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो चलिए अब यहाँ पर भी एक हम इस पे लम डाल देते हैं। इस लम का नाम हम ई नाम दे देते हैं, जैसे उसमें हम लोग किए थे। और कोई भी दूरियां जो होती है, इस दूरियां को मापने के लिए हम प्रकाशी केंद्र से मापते हैं। जैसे प्रतिबिंब दूरी है तो v कर लेते हैं, और ये फोकस दूरी है तो f कर लेते हैं, और ये वस्तु की दूरी है तो u कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का जो फिगर है, चित्र है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? समरूप त्रिभुज करेंगे, 2 त्रिभुज, और उसके बाद एक एक करके बनाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC दोनों को समरूप करते हैं। लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'BC समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं। क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'BC समरूप त्रिभुज है। कैसे जानेंगे कि समरूप त्रिभुज है? क्योंकि जो एंगल C है, एंगल C दोनों त्रिभुज में है। एंगल C जो है वो दोनों त्रिभुज में है, इसलिए एंगल C उभयनिष्ठ कोण है। यानी कि एंगल ABC में भी है और एंगल A'BC में भी है। त्रिभुज ABC में भी है एंगल C, और A'BC में भी है, इसलिए इस एंगल C को उभयनिष्ठ
एंगल कह देते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये कि ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, मींस एंगल ए एंड एंगल ए डैश बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। जब दोनों 90 डिग्री के होंगे तो इस तरह से दो कोण तो बराबर हो गया, तो तीसरा कोण अपने आप। ध्यान से समझिएगा, जब एंगल सी उभयनिष्ठ कोण है और एंगल ए और एंगल ए डैश दोनों 90 डिग्री है, तो इस तरह से किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो थर्ड कोण यानी कि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। जब दो त्रिभुज के दो कोण या तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जब समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपातिक हो जाती है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी। क्या लिखेंगे, ए सी बाई ए डैश सी। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। फिर इसको भी लिखेंगे, इसी जो है इसी समानांतर ए बी के खींचें ना, ए बी के खींचें, इसलिए इसी जो है वो बराबर हो जाता है किसके, ए बी के हो जाता है। अब हम लोग करते क्या है, अब त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, किसमें ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज, इसको ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान से समझिएगा, ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि एंगल एफ जो है, एंगल एफ दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। एंगल एफ जो है त्रिभुज ईसी एफ में भी है और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में भी है, मीन्स दोनों त्रिभुज में एंगल एफ है। तो इस तरह से एंगल एफ मतलब दोनों के लिए हो गया। और एंगल ए जो है ये 90 डिग्री का है और एंगल सी भी है जो 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरह से इस दोनों त्रिभुज के दो दो कोण आपस में बराबर हो गया। जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाता है। और जब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो इनकी भुजाएं समानुपातिक हो जाती है। तो हम लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे इसी बाई सी एफ इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, ए डैश इसी बाई ए डैश बी डैश और लिखेंगे क्या, सी एफ बाई ए डैश एफ लिखते हैं। और चूंकि यहाँ पे आप देखिएगा ए बी बराबर इसी है, ए बी बराबर इसी, तो इसी के जगह पर हम ए बी पुट कर लेते हैं, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ। ये सी एफ हो गया, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। और ए डैश एफ है, ए डैश एफ को हम सी एफ माइनस ए डैश सी कर लेते हैं, सी एफ माइनस ए डैश सी। क्यों करेंगे ये, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए ए डैश एफ है, ए डैश एफ का कोई मान नहीं है, हमें ए डैश एफ का कोई मान नहीं है। इस ए डैश एफ का मान निकालने के लिए हम सी एफ में से ए डैश सी घटा लेते हैं, क्योंकि सी एफ का मान एफ है और ए डैश सी का भी मान हमारा क्या है, भी है। तो इस तरह से ए डैश एफ का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे सी एफ माइनस ए डैश सी। इसको इक्वेशन हम करते क्या है, सेकेंड कर लेते हैं और लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से करेंगे। क्यों, क्योंकि
आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड इक्वल है, क्या है, लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो इसके राइट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग दोनों समीकरण को इक्वल करेंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग दोनों समीकरण को इक्वल करके लेंस का सूत्र निकाल लेते हैं। चलिए, आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो ध्यान से आप समझिएगा। हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू सी एफ बाई सी एफ माइनस ए डैश सी। इसको हम मिटाएंगे और मिटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का सूत्र स्थापित करेंगे। चिन्ह परिपाटी का हम लोग प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम लोग लेंस का सूत्र निकाल पाएंगे। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड करते हैं और लिखेंगे क्या, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। और आप जानते हैं AC इज इक्वल टू, ये AC है, वस्तु की दूरी है, माइनस यू लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बायां तरफ है, तो बायां तरफ की जो भी दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है। बायां तरफ की जितनी भी दूरियां होती है वो ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। सो AC इज इक्वल टू माइनस यू। और आप देख सकते हैं ए डैश सी जो है ये माइनस भी, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस है माइनस भी, तथा हम करते क्या है, सी एफ जो है, सी एफ ये माइनस एफ है ना। तो अब करते क्या है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में अब सबका मान पुट करते हैं। AC के जगह पर माइनस यू बाई ए डैश सी के जगह पर माइनस भी इज इक्वल टू सी एफ के जगह पर माइनस एफ, और सी एफ के जगह पर हम माइनस एफ, और माइनस ए डैश सी के जगह पर हम माइनस माइनस प्लस भी कर लेते हैं। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस यू को माइनस एफ से करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस यू एफ हो जाएगा। माइनस यू को प्लस भी से करते हैं तो माइनस यू भी हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं भी एफ। दोनों तरफ क्या करते हैं बताइए, दोनों तरफ u भी f से क्या करेंगे, भाग देने पर, तो भाग दे देते हैं u f बाई u भी f माइनस u भी बाई u भी f इज इक्वल टू भी f बाई u भी f। ये भी कट जाएगा, u भी कट जाएगा, u f कट जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 बाई भी माइनस 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई u। सो हम लिखेंगे क्या, 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई u। ये समीकरण ही लेंस का समीकरण कहला जाता है। ये बहुत ही इजी मेथड में बताया है। दोनों समीकरण को आप लोग ढंग से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसी पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर्धन क्षमता। इसके पहले हम लोग डिटेल में आवर्धन क्षमता पढ़ चुके हैं। हम लोग इसमें शॉर्ट में पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता, सिर्फ फॉर्मूले बताएंगे और उसका डेफिनेशन बताएंगे। तो चलिए आप लोग इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग रेखीय आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे और उससे एक रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटा करके हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो का, रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन। किसका पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन, हम लोग लेंस का पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें
रेखीय आवर्धन लेंस का पढ़ेंगे। देखिए परिभाषा सेम है और सिर्फ क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला में फर्क है। इस फॉर्मूले को आप लोग सिर्फ जानकारी रखना है, याद रखना है एज अ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस तरह से हम लोग ये जो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से रेखीय आवर्धन का सूत्र हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन हम लोग क्या करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस। हम लोग परिभाषा में क्या करते हैं, लेंस द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब, लेंस द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अतः आप ध्यान से समझिएगा, m बराबर होता है I/O या V/U, या फिर हम इसको लिख सकते हैं F/F प्लस U, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F माइनस V/F। ध्यान से समझिएगा, आवर्धन रेखीय आवर्धन m बराबर हम क्या लिखे हैं, I/O, या फिर हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू V/U, या फिर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू F/F प्लस U, या फिर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू F/F माइनस V/F। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में होगा कि सर ये आया कैसे है। तो आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ने के बाद आपको बताए थे रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन, ठीक उसी तरह से हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं, लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र के बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा है रेखीय आवर्धन का, दोनों के लिए सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसमें जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। m इज इक्वल टू I/O वहां पर भी होता था और यहाँ पर भी है। दर्पण में जो m इज इक्वल टू आप पढ़े थे वहां पे माइनस V/U पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे लेंस है इसलिए पॉजिटिव है V/U। क्या करेंगे, V/U, और यहाँ पर F और U के बीच में संबंध है तो F/F प्लस U, और यहाँ पर F माइनस V/F कर दिए हैं। ये सिंपल है, जिस तरह से हम लोग दर्पण सूत्र में पढ़े थे ठीक उसी तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दर्पण सूत्र वाला वीडियो जरूर देखिए, और उसमें रेखीय आवर्धन के बारे में डिटेल में समझाया है, वो सेम प्रोसेस है, आप उसको जरूर देखिए। चलिए इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताते हैं, और इस न्यूमेरिकल को आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आया।
चलिए लिखते हैं, एक उत्तल लेंस द्वारा एक वस्तु का, क्वेश्चन जो है, एक उत्तल लेंस द्वारा एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा इस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 4 गुनी होती है। 4 गुनी है। इस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के 4 गुनी है। 4 गुनी है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी हो तो, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो, 20 सेंटीमीटर हो तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की लेंस से दूरियां ज्ञात कीजिए। हो तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए इस न्यूमेरिकल को, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। आप भी इसे पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। हम क्या लिखें, एक उत्तल लेंस द्वारा एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा इस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 4 गुनी है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी हो तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसको बनाएंगे, हम ऊपर बनाएंगे। तो इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो वैल्यू दिया है उसको पहले नोट करते हैं। ध्यान से समझिए, कह रहा है एक उत्तल लेंस द्वारा एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा इस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 4 गुनी है। m बराबर 4 दिया है। क्या दिया है, m बराबर 4 दिया है। ये 4 कैसे जानेंगे कि 4 दिया है, जब भी आप ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा वर्ड दे कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई की 4 गुनी बड़ी है, 4 गुनी छोटी है, तो इस कंडीशन में वो आवर्धन का मान है। हम m बराबर क्या लिखते हैं, 4। उसके बाद आप देखिए फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, f बराबर 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। और पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी u बराबर वाट और v बराबर वाट, यानी कि v का भी मान पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, ध्यान से इसे क्वेश्चन को अब मिटा रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए और अगर आपको आ रहा है तो इसे आप बनाइए और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, चूंकि m बराबर v बाई u यही ना पढ़े हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम m की जगह पर 4 मान रखते हैं और v बाई
पहले तो हम करते हैं ये फॉर्मूला यूज करते हैं, m बराबर f बाई f प्लस यू करते हैं। क्या करते हैं? m बराबर f बाई f प्लस यू करते हैं और सबका मान पुट करते हैं। m के जगह पर 4 और f के जगह पर 20 बटा में 20 प्लस यू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 20 का 80 प्लस ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 20 और ये जब इधर आएगा तो 4u बराबर ये -60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 80 जब इधर आएगा तो माइनस में होगा और -80 प्लस 20 करते हैं -60 और इस तरह से कटाएंगे 15, सो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये ध्यान से समझिएगा, माइनस में आया है हमारा क्या? u का मान आया है, माइनस में u का मान आया है, मतलब हमारा जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी सही है। ध्यान से समझिएगा, ये u बराबर जो है वो -15 सेंटीमीटर आया है। ये -15 सेंटीमीटर बता रहा है कि जो वस्तु की दूरी होता है हमेशा नेगेटिव होता है और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। अब हम क्या करते हैं, u का मान निकल गया, f का मान दिया है और v का मान निकालना है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे? दर्पण का सूत्र से, सॉरी लेंस के सूत्र से। क्या लिखेंगे? लेंस के सूत्र से आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें 1/v निकालना है तो 1/f और ये -1/u इधर आएगा तो प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f के जगह पर हम क्या रखते हैं? 1/20 और प्लस 1/u के जगह पर -15 रखते हैं तो ये आपका -1/15 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा? 30 होगा? नहीं होगा, 60 होगा ना। तो हम लिखते हैं 60, ये 20 थी, यही 60 हो जाएगा, ये 15 चौका 60 हो जाएगा। इसलिए 1/v इज इक्वल टू -1/60 क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू -1/60, सो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये -60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़े हैं? लेंस का सूत्र पढ़े हैं। अवतल में भी लेंस का सूत्र बता चुके हैं, उत्तल में भी लेंस का सूत्र बता चुके हैं और रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन के भी बारे में पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ रेखीय आवर्धन से रिलेटेड, लेंस सूत्र से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और यदि आप इस चैनल के लिए नया व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर इसी तरह से रोज एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।